वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS Mundra। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए थे और यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे थे बीम। तो बीम के बारे में मोटा मोटी इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच टाइप ऑफ सेक्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द बीम, तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए आई सेक्शन। क्यों होता है? क्योंकि इसके आई एक्सिस यानी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेंडिंग एक्सिस ज़्यादा होता है। यानी अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट इसको बेंड कराते हैं तो इसका आई एक्स का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है। वाई? क्योंकि एक्सिस से जो एरिया है वो दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्स का वैल्यू ज़्यादा आएगा। डेट्स वाई आई सेक्शन इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द बीम सेक्शन। इसके और ज़्यादा मतलब इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम लोग इसके ऊपर कुछ प्लेट वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऊपर में एक प्लेट प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, और नीचे में प्लेट प्रोवाइड कर दिए, तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे आई सेक्शन। देखो, जब भी हम सेक्शन की बात करते हैं ना, तो आप ये फ्रंट व्यू समझोगे, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, जब भी हम आई सेक्शन की बात करेंगे तो आप इसको एज अ फ्रंट व्यू ट्रीट करोगे। कहने का मतलब है सर कि आई सेक्शन होगा वो एक्चुअली में कुछ इस शेप का होगा, ठीक है, और इसको हम लोग एज अ बीम यूज करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज दिस सेक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आई सेक्शन। इसको हम लोग एज अ बीम ट्रीट करेंगे या एज ए बीम हम लोग इसको यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द आई सेक्शन। यहाँ पे ये कट का यहाँ पे सिंबल देते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ये आई सेक्शन है। आ गया बच्चा? अच्छा, यही बोल रहे कि इसी सेक्शन के मजबूती को बढ़ाने के लिए ऊपर से हम लोग और क्या दे सकते हैं, ऊपर में प्लेट प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप चाहो तो नीचे में भी प्लेट दे सकते हो। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोला करते थे, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फ्लेंज बोला करते हैं, और ये जो है वो अटैच प्लेट है, यानी ऊपर से प्लेट अटैच कर दिया गया है। आ रहा है बात समझ में? नीचे भी हम लोग उसी तरह से प्लेट यहाँ पे प्रोवाइड करके बीम का जो मजबूती है, किस में मजबूती, बेंडिंग में, इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग फ्रंट व्यू की, जब भी हम लोग सेक्शन की बात करेंगे तो आप इसका फ्रंट व्यू समझोगे। आ गया इतना बात समझ में? तो नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि ये बेस्ट सुटेबल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन। रिवीजन करवा रहे हैं अभी। ये सब चीज ना, ये इनके कॉन्सेप्ट के बिना आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो अगर आपको हम बहुत कुछ डिटेल में बता रहे हैं या जो भी चीज समझा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे यूज होने वाला है, ठीक है, इसलिए इस चीज को हम समझा रहे हैं। दूसरा, जब हम लोग बात करते हैं कि बीम है, जैसे कोई भी सेक्शन है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, तो यहाँ पे कोई भी बीम है, तो बीम जब बेंड करेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये एक्चुअली में आई सेक्शन होगा। यानी यहाँ पे जो आई सेक्शन आप देख रहे हो, ये आई सेक्शन शुरू से अंतिम तक गया है। यहाँ पे एक सपोर्ट दे दिए जो है रोलर सपोर्ट, और दूसरे एंड पे हम यहाँ पे हिंज सपोर्ट दिए। तो पूरा इसी को दोबारा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ बना दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ये आई सेक्शन है, इसके ऊपर किसी भी तरह का लोड आ रहा होगा। जब इसके ऊपर लोड आएगा तो यहाँ पे आप क्या मान लो लोड लगाए, पॉइंट लोड लगाए, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, बेंड करेगा, ठीक है। मोमेंट आएगा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बहुत कुछ यहाँ पे आएगा। कुछ हो ना हो, दो चीज़ तो हम लोग जानते हैं। पहला चीज़ जानते हैं, बेंडिंग मोमेंट आएगा, शियर फोर्स आएगा। आप इसका एसएफडी बीएमडी भी पढ़ चुके हो। तो अगर हम बात करें कि ये बीम है वो कैसे कैसे फेल हो सकता है, तो मेजर रूप से, यानी मेजर फेलुअर होगा, और एक, यानी कहने का मतलब एक प्राइमरी फेलुअर की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग सेकेंडरी फेलुअर की बात करेंगे। अरे क्या बोले बाबू, प्राइमरी फेलुअर की बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में बोले थे या तो बीम बेंड होकर फेल हो सकता है, यानी ये बेंडिंग में फेल हो सकता है, मुड़ते मुड़ते मुड़कर बेंड होकर फेल हो गया। सेकेंड, ये इसमें शियर में फेलुअर आ सकता है, ठीक है। और तीसरा, इसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाए, यानी ये तीन तरह से फेल हो सकता है। अरे आ रहा है इतना बात समझ में? इसमें बेंडिंग होगा, शियर होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो दो चीज होता है बाबू, दोनों चीज। अच्छा, एक मिनट के लिए कंसंट्रेट करेगा सब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जनरली डिस्कशन में ये सब चीजें नहीं आता है, एकदम फंडामेंटल लेवल पे चले गए हैं। एक बोल रहे हैं ना, बेंडिंग मोमेंट आता है लोड के कारण। ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, एक बेंडिंग मोमेंट आता है अप्लाइड लोड के कारण, और दूसरा
मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अरे समझा क्या बोले हम? यहां पे अगर कोई नोट करके लिखना चाहो तो इस चीज को आप लिख सकते हो कि दो चीज होता है। नोट करके यहां पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एक बेंडिंग मोमेंट है या उसमें जो शियर है वो डेवलप होता है, यानी अगर हम लोग किसी मेंबर पे एक्सटर्नल लोड लगाए तो उसमें बेंडिंग मोमेंट और शियर डेवलप होगा ड्यू टू अप्लाइड लोड। तो फर्स्ट थिंग क्या हो रहा है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट, क्या बोल रहे बाबू, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर विल डेवलप, यानी उसमें शियर आएगा, वो फेल होना चाहेगा, उसको लोड ना फेल कराने की कोशिश करेगा। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर विल डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड लोड। ये छोटा मोटा चीज नहीं है बाबू, ये मतलब ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करोगे। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर विल डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड लोड। अगर बीम फेल नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, अप्लाइड लोड को रजिस्ट करेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस RESISTANC, इंटरनल रेजिस्टेंस will try to resist, try to resist, resist बेंडिंग मोमेंट एंड शियर। जो भी फोर्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट और शियर आ रहा था वो रोका जाएगा। जैसे यहां पे हम आई सेक्शन लोहा का दिए, क्यों दिए हैं हम लोग? आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन जो बना रहे हैं वो हम लोग क्यों बना रहे हैं, हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों हम लोग उसका देख रहे हैं कि ये सेक्शन दे कि वो ISMB 300 दे कि ISMB 400 दे, कौन सा सेक्शन सुटेबल होगा, कौन सा सेक्शन नहीं यूज करना है, लाइटर सेक्शन, हैवियर सेक्शन, ये सब सेक्शन बात कर रहे हैं। हम लोग चूज करते हैं, मजबूती को देखते हैं। यहां पे जो लोड लगेगा, बच्चा ध्यान से समझना, यहां पे जो भी लोड लगेगा दैट लोड ट्राई टू ब्रेक द बीम, या ये जो भी लोड लगने वाला है, कार जो अगर मान लो ब्रिज से जा रहा है तो उस कार के लोड को रोकने का कैपेसिटी इसके अंदर होना चाहिए, तभी ना हम ये आई सेक्शन वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो जितना ऊपर लोड लग रहा है कम से कम उतना या उससे ज्यादा मजबूती होना चाहिए आई सेक्शन का। यानी बेंडिंग मोमेंट जो भी या शियर जो भी डेवलप होगा अप्लाइड लोड के कारण, उस अप्लाइड लोड को कौन रोकेगा? तो आई सेक्शन रोक लेगा, या उसका मजबूती जो होगा अप्लाइड लोड से ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूज होता है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, डोंट टेक इट लाइटली। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसे ही बीम में आप लोड वगैरह लगाओगे तो ये कुछ इस तरह से बेंड होगा, इसमें बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। जैसा भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बने वहां पे हम लोग बात करते हैं। इसमें देखना, एक बेंडिंग इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम, बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम। ये सब ये लिखना था आपको, ये नोट करके इसको लिखना था, और हर एक चीज को नोट नहीं करना है। जहां पे आपको बोलेंगे कि अब इसको छाप लो, उतार लो, उस चीज को आप नोट करोगे। अदरवाइज ये सब चीज आपको हम दिमाग में ना इंसेप्ट कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम होता है, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो, बस हम ऐसे ही बता रहे हैं कि होता है M बाई आई क्या होता है? सिग्मा बटे बाई, ये चीज होता है। अगर इसी चीज को फिर हम लोग आगे ले जाए तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा गुने आई बटे बाई, और इसी को आई बटे बाई को सेक्शन मॉडुलस भी हम लोग कहा करते हैं। तो मोमेंट का एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन है सिग्मा गुने जेड, ठीक है। यानी जेड लिखने का मेरा ये स्टाइल है। अगर आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो मेरे से, नर्सरी क्लास से अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ये पता होगा कि सर जेड को ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी जेड लिखते हैं। तो मोमेंट हो गया सिग्मा गुने जेड, यहां से आप ले जा सकते हो। आ गया इतना बात समझ में? ठीक है। देखो ये जो सिग्मा है ना, इसको बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस,
ठीक है। दूसरा यहां पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये बाई है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। अब यहां पे क्वेश्चन एराइज होता है कि सर ये जो सिग्मा है या मोमेंट है, ये लोड के कारण अप्लाइड वाला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है? अरे बात समझा बाबू, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि यहां पे मोमेंट जो है वो अप्लाइड वाला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है। तो ये क्षमता को बताता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है, ये अंदर जो बीम का क्षमता है उसको बताएगा। और दूसरा चीज, अगर बीम स्टेबल है, अरे ध्यान से सब सुनेगा, अगर बीम स्टेबल है, बीम टूटा नहीं है, तो अप्लाइड लोड जितना वहां पे उसको दिया गया है, लोड दिया गया है, तो जितना उसके अंदर मोमेंट डेवलप होगा अप्लाइड लोड के कारण, वही रोक रहा होगा। यानी कहने का मतलब, अगर बीम सेफ है, स्टेबल है, तो एक्चुअली में ये इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है। और यही सेम चीज होगा अप्लाइड वाला भी। अरे नहीं समझा ये चीज? हम ये बोल रहे हैं ना कि ये बेंडिंग स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मटेरियल के कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज समझ गया? बस इससे ज्यादा आप लोड मत लो, ज्यादा लोगे दिक्कत हो जाएगा। तो बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम, ये बीम के क्षमता को बताता है कि कितना वो स्ट्रेस को रोक पाएगा, कितना वो मोमेंट रोक पाएगा, कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये बीम के क्षमता यानी कैपेसिटी को बताता है। बेंडिंग इक्वेशन ऑफ बीम यानी बीम का बेंडिंग में ये मजबूती को रिप्रेजेंट करता है। अरे ठीक है, इतना चीज। दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि बीम के ऊपर जितना लोड लगाओगे उतना ही ना रोकेगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाइड लोड के बराबर होने जा रहा है। अगर हम एक बीम पे, ध्यान से सुनना बाबू, अगर एक बीम पे हम 10 न्यूटन लोड को रोकें, तो बीम जो है वो 10 न्यूटन ही लोड को रोक रहा होगा। यानी जितना ये स्ट्रेस डेवलप करवा पाएगा उतना ही स्ट्रेस को ये रोक रहा है, जितना ये मोमेंट डेवलप करवा पाएगा उतना ही मोमेंट को रोक रहा है। तो यहां पे टेक्निकल चीज ये हो गया सर कि अप्लाइड लोड मोमेंट जो भी शियर फोर्स होगा और रेजिस्टेंस बराबर होगा, तो हां जब बीम सेफ रहेगा, जब बीम टूटेगा नहीं, तब तक ये सेम है। अगर बीम के क्षमता से तुम ज्यादा लोड लगा दोगे तो बीम टूट जाएगा। अरे समझा क्या बोले? कि बीम के क्षमता से जब तुम ज्यादा लोड लगा देगा, जो बीम का कैपेसिटी है, जो उसका स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है बीम का, अगर उस मजबूती से जरा सा भी ज्यादा लोड लगा दिया जाएगा तो बीम टूट जाएगा। ये हम बोलना चाह रहे हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया? एकदम समराइज करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सिग्मा बाई आई एम बाई जेड, यहां एम है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, बीम का क्षमता को बताता है। फिर से सुनना, ये जो मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, बीम का मोमेंट कितना वो बीम रोक पाएगा ये रिप्रेजेंट करता है। अरे हाँ कि ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट यहां पे हम लोग देख रहे हैं, अब जो टॉपिक यहां पे स्टार्ट होने वाला है, ये टॉपिक स्टार्ट होगा कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बीम इन बेंडिंग। आईएस कोड में आप जब जाओगे, आईएस 456 देखोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा क्लॉज, और ये जो है वो पेज नंबर 52 में है। तो आप IS 800 का पेज नंबर 52 चाहो तो आप एक बार खोल के देख सकते हो कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। डिजाइन स्ट्रेंथ यानी बीम का मजबूती, बीम का मजबूती का बात कर रहे हैं। देखो पहले तो ये समझो कि दो तरह का बीम होता है, एक होता है लैटरली सपोर्टेड बीम और दूसरा होता है लैटरली अनसपोर्टेड बीम। देखो लैटरली सपोर्टेड बीम हम लोग किसको कहते हैं, इस चीज को समझो। अगर मान लो कि ये आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई सेक्शन है इस तरह से, अगर इस आई सेक्शन के ऊपर वाले फ्लेंज को, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम कहें कि आई सेक्शन के ऊपर वाले फ्लेंज को बेंड होने से, लैटरली बेंड होने से रोक रहे हैं, यानी लैटरली बेंड, यानी अगर इस पर्टिकुलर सिर्फ फ्लेंज को देखो, यहां पे हम क्या बनाए हैं, फ्लेंज बनाए हैं। ये फ्लेंज है कुछ ऐसा, ये फ्लेंज कुछ ये वाला फ्लेंज है ना, यहां पे बना दिए। अगर ये फ्लेंज कुछ ऐसे बेंड हो जाता है, अरे ये कुछ ऐसे बेंड हो जाता है, मतलब लैटरली, ये कैसे बेंड हो गया, अरे एक नीचे डिफ्लेक्शन नहीं, लैटरली बेंड। ये जो है ना, ये कुछ अगर ऐसे हो जाता है, ये इधर चला गया है, ये लैटरली बेंड हो गया है। मतलब कहने का मतलब है, देखो ये डिफ्लेक्शन, जैसे ये बीम है, ये डिफ्लेक्शन नहीं, या इस डिफ्लेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, ये डिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं,
इसको इधर से मोड़ने की बात कर रहे हैं, इधर से, ठीक है, मतलब हम अपने तरफ कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, इधर से। तो ये डिफ्लेक्शन के नहीं, लैटरल वाला मोमेंट कर रहे हैं, यानी आप ऐसे समझो, इधर से कुछ ऐसे बेंड करा रहे हैं, लैटरल मूवमेंट। यानी बीम कहने का मतलब सर अगर बीम ऐसे है तो आप इस ये बेंडिंग की बात करें, कुछ ऐसे, अगर इधर से देखना चाहो तो इधर से, ये लैटरल बेंडिंग हो गया, और ये क्या हो गया, इसका डिफ्लेक्शन, दिस इज द डिफ्लेक्शन, दिस इज द डिफ्लेक्शन। अगर बीम कुछ ऐसा है तो ये हो गया लैटरल। हम चाह रहे हैं कि इसका जो फ्लेंज है वो इस तरह से मूव नहीं करे, तो इसके फ्लेंज के ऊपर का जो फ्लेंज है मूव ना करे, तो हम इसको कंक्रीट के अंदर कास्ट कर देंगे, कंक्रीट के अंदर इसको कास्ट कर दिया जाएगा, तब ये लैटरली रिस्ट्रेन कहलाएगा। इसको कंक्रीट के अंदर कर दिए, अब ये रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहां पे दिखाएं कि आईएस कोड बोलता है कि जब डिजाइन स्ट्रेंथ, आप किसी भी बीम का जब आप मजबूती निकालोगे तो आपको दो चीज कंसीडर करना है, पहला लैटरली सपोर्टेड है कि लैटरली अनसपोर्टेड है, ये दोनों में से कोई एक केस होगा, ठीक है। देखो यहां पे बात करते हैं, कह रहे हैं कि इफ द कंप्रेशन फ्लेंज, इफ द कंप्रेशन फ्लेंज, यानी ऊपर का जो फ्लेंज है वो किसमें, कंप्रेशन में, दिस इज द फ्लेंज, ये फ्लेंज है, इसको फ्लेंज कहा जाता है, टॉप फ्लेंज, और इसको क्या बोलते हैं, वेब, इसको वेब कहते हैं, ठीक है। तो इफ द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम इज कंप्लीटली, पूरी तरह से कंप्लीटली रीअस्ट्रेन, यानी रोका गया है, उसको रोक दिया गया है, अगेंस्ट लैटरल बकलिंग, उसको लैटरल बकलिंग नहीं होने दिया जा रहा है। हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लैटरल बकलिंग, यानी ये जो है कुछ इधर से जो मुड़ेगा, ऐसे बकलिंग नहीं होने दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो बकल नहीं करेगा, अगेंस्ट द लैटरल बकलिंग, देन इट इज कॉल्ड लैटरली सपोर्टेड और लैटरली रिस्ट्रेन बीम, और इस तरह के बीम को हम लोग लैटरली सपोर्टेड या लैटरली रिस्ट्रेन बीम कहेंगे। चलो आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। रिवीजन कराना, फंडामेंटल चीज को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद देखो, जब हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, लैटरली जब बीम है ये इस तरह से यहां पे ज्वाइंट किया गया है, तो इसका मजबूती कितना होगा, यानी मजबूती कहने का मतलब बीम का क्षमता की बात कर रहे हैं, जो हम M/I लिखते थे और सिग्मा बटे बाई, तो हम मोमेंट के नहीं, यहाँ पे स्ट्रेस की बात करें कि ये बीम है वो कितना स्ट्रेस जनरेट करवा सकता है, इस बीम का स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी, यानी कितना हम यहाँ पे स्ट्रेस ऑब्जर्व कर पाएंगे जिसके बाद बीम को फेल मान लिया जाएगा। अगर इतने से ज्यादा स्ट्रेस दोगे तो बीम फेल मान लेंगे। तो यहां पे परमिसिबल स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, यानी परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा BC नाम दे दिए। सिग्मा स्टैंड फॉर स्ट्रेस, जो M/I, सिग्मा बाई बाई वाला बात करते थे, M/I, और यहां पे सिग्मा बटे बाई, तो ये जो सिग्मा है उसको क्या बोल रहे हैं, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, और B फॉर बेंडिंग, C फॉर कंप्रेसिव, और सिग्मा फॉर स्ट्रेस। अगर सिग्मा BC की बात करें तो FY बाई सिग्मा, ये बोल सकते हैं गामा बाई नॉट हो जाएगा, गामा M0 हो जाएगा, सॉरी गामा M0 क्या था, तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल है, ये क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर, फैक्टर्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल इन यील्डिंग, ऑफ मटेरियल इन यील्डिंग, यील्डिंग में मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो परमिसिबल वो तो बाई नॉट होगा, वो मैक्सिमम होगा, अगर उसको हम सेफ रखना चाहे तो थोड़ा सा हमको कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये FY बाई 1.F यानी यील्ड स्ट्रेस, FY है वो क्या, यील्ड स्ट्रेस है, FY है वो, उसका वैल्यू कितना होता है, तो 250 न्यूटन पर mm²। इफ नॉट गिवन, अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो स्टील में FY का वैल्यू कितना हो जाता है, 250 न्यूटन पर mm²। अरे हाँ कि ना तो बोलोगे जी सर, ठीक है। और अगर FU की बात करें तो 410 हो जाता है। तो परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी बीम का I सेक्शन का जो स्ट्रेस लेने का मैक्सिमम क्षमता है वो कितना है, सिग्मा BC। अरे यहां से मोमेंट फिर नहीं निकाल पाएगा, मोमेंट सर आपको सिग्मा BC का वैल्यू पता है, तो बस यहां पे I हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टील टेबल से, Z का वैल्यू देख लेंगे, अरे मोमेंट निकल जाएगा। बहुत आसान है, बस
एकदम जिस फंडामेंटल पे लेके चल रहे हैं वो फंडामेंटल वाला रास्ता पकड़ के रखो, ठीक है, कि बीम को मोड़ेंगे तो डिफ्लेक्ट होकर धीरे धीरे टूटेगा, तो उसमें यील्डिंग तो होना ही होना है। जब बीम को हम लोग खींचेंगे, मोड़ेंगे, लंबा करेंगे तो उसका जो फाइबर होगा, जो स्टील होगा वो तो लंबा होगा ही, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जाके यील्ड करेगा। तो ये परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा की बात कर रहे हैं, यानी ये स्ट्रेस है एक तरह का। ये क्या बच्चा? स्ट्रेस है जो बीम ले सकता है। अरे मान लो कि एक कोई भी मटेरियल है, उसका कहीं ना कहीं तो क्षमता होगा ना कि उससे ज्यादा आप उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं कर सकते हो, तो वही क्षमता है वो जो Fy बटे 1.1 आया है, यानी 250 बटे 1.1। सिंपल सी बात है, 250 बटे 1.1 परमिसिबल बेंडिंग, यानी बेंडिंग में स्ट्रेस लेने की क्षमता। जब उसको मोड़ेंगे तो वो कितना स्ट्रेस ले पाएगा, बस यही चीज है। तो यील्डिंग होगा तो Fy अब बटे क्या कर दिए 1.1, और Fy का वैल्यू 250 डिवाइडेड बाई 1.1, ये सिग्मा BC का वैल्यू निकल गया। अरे सिग्मा BC निकल गया तो मोमेंट निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। मोमेंट हम लोग क्या बोलते हैं M/I और सिग्मा बटे बाई, तो यहां पे हम लोग I भी देखेंगे, बाई भी देखेंगे, सिग्मा तो देख ही रहे हैं, मोमेंट वगैरह पे काम करेंगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे है लैटरली अनसपोर्टेड बीम। लैटरली अनसपोर्टेड बीम यानी इसमें लैटरल मूवमेंट होने के लिए अलाउ कर दिया है। ये जो आई सेक्शन है उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, जैसे मान लो बच्चा ये आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, और आई सेक्शन के ऊपर जैसे ऐसे रख दिए हैं, कंक्रीट का जो स्लैब है ये जस्ट रख दिया गया, ऐसे रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको मोड़ें तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये लैटरली इन सब ये देखो लैटरल में मूवमेंट हो गया, इसको बोल रहे लैटरल बेंडिंग या लैटरल बकलिंग या लैटरल बेंडिंग, ऐसे 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 आई सेक्शन होगा। फिर एक ये हो सकता है बेंड करेगा, ऐसे आई सेक्शन बेंड करेगा। तो जब नहीं कर रहे हैं तो ये आसानी से ऐसे बकल कर जाएगा। आ रहा है इतना बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं। लैटरली अनसपोर्टेड कहने का मतलब है फ्लेंज को रोका नहीं गया है, फ्लेंज बेंड हो सकता है, ठीक है। तो इन कंप्रेशन फ्लेंज, इफ कंप्रेशन फ्लेंज, अगर कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम इज नॉट रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब स्टॉप, नहीं रोका गया है, उसको रोका नहीं गया है अगेंस्ट लैटरल मूवमेंट, देन इट इज कॉल्ड लैटरली अनसपोर्टेड बीम, उसको अनसपोर्टेड बीम कहेंगे। हेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, ऊपर का फ्लेंज है वो बकल हो सकता है, इट माइट बकल, कुछ ऐसे बकलिंग हो सकता है, ये कहलाएगा बेंडिंग, और यहां पे फ्लेंज होगा वो कहलाएगा बकलिंग। आ गया समझ में? चलो ठीक है। बेंडिंग इन सेंस ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर ऐसे बेंड करेगा तो डिफ्लेक्शन निकालेंगे, अगर आई सेक्शन का ऊपर वाला फ्लेंज है अगर ऐसे बकल करेगा तो हम उसमें देखेंगे बकलिंग, ठीक है, बकलिंग देखेंगे, ठीक है। तो हेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, कंप्रेशन फ्लेंज में हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस जो सिग्मा BC होगा, वो सिग्मा BC का वैल्यू यहाँ पे XLT Fy बटे गामा एम नॉट, यानी XLT Fy बटे 1.1 XLT है वो बेंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है। जो यहाँ पे XLT है उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, यानी अगर लैटरली अनसपोर्टेड बीम है तो उसका क्षमता कम होता है, लैटरली अनसपोर्टेड बीम थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है, तो ये रिडक्शन फैक्टर है, उसका परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा वो घट जाएगा, इसका वैल्यू XLT का वैल्यू कम होगा। हम लोग आगे देखेंगे XLT का वैल्यू 1 से कम होगा तो Fy बटे गामा एम नॉट का वैल्यू ऑलरेडी थोड़ा सा कम जाएगा। आ रहा है इतना बात समझ में? तो यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है, तो यहां पे जो चांस है बकलिंग का फ्लेंज में उसको कवर करने के लिए इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये फैक्टर ये बताता है कि जब फ्लेंज में बकलिंग साथ साथ में होगा तो ये कमजोर होगा थोड़ा सा, अगर अनसपोर्टेड है तो। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। ये छोटा छोटा चीज है, अरे फॉर्मूला देखते रहोगे, रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज प्लीज रिवाइज यूनिट 1,
जो आप यूनिट 1 पढ़े हो काइंडली एक बार रिवाइज कर लो, फिर एग्जाम में ना जब रिवीजन के लिए बैठोगे तो सारा कुछ दिमाग से इवैपोरेट हो चुका होगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो 2 घंटा टाइम देकर इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप यूनिट 1 रिवाइज कर लो, फिर मेरा बात को तुम लोग हल्के में लेगा और फिर नंबर से हल्का हो जाएगा। देखो बाबू, आरसीसी पढ़ाना आसान है, आरसीसी समझाना आसान है, स्टील थोड़ा सब्जेक्ट पे ध्यान, मेरा वर्ड को देखो, स्टील और आरसीसी दोनों सब्जेक्ट आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ाना मुश्किल होता है। टीचर के एंड से, स्टूडेंट के एंड से तो समझना बिल्कुल आसान है, इस चीज को पढ़ाते रहना, बार बार रिवाइज करवाते रहना थोड़ा सा, क्योंकि स्टील तुम लोग पहली बार देख रहे हो, जबकि कंक्रीट थोड़ा बहुत जानते हो कि हाँ सर कंक्रीट नाम का चीज होता है, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑलरेडी बहुत सारा टेस्ट तुम लोग करके बैठे हो, लेकिन स्टील एकदम नया नया आता है। ठीक है, और इतने माइन्यूट छोटे छोटे टर्म आते हैं ना इसमें कि इसको थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट बना देता है एज कंपेयर टू आरसीसी। ठीक है, तो आरसीसी तो कम से कम 10 बार पढ़ाएं, जब आरसीसी पढ़ाएंगे धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई देखना चाहता है तो 6 सेमेस्टर में आरसीसी का पूरा लेक्चर है, वो अपलोडेड है। अब कोई डिमांड नहीं करेगा सर उसको हमको प्रोवाइड करवा दीजिए, फ्री में करवा दीजिए, नहीं देंगे उसको, अदरवाइज तुम लोग सब उल्टा पुल्टा सिलेबस पढ़ के बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा आरसीसी पढ़ाया हुआ है, इसमें तुमको लिमिटेड पोर्शन को पढ़ाना है। आरसीसी 25 से 30 दिन में यानी विद इन 1 मंथ तुमको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसी चीज को पढ़ाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है बाबू, अब आगे देखते हैं। देखो आरसीसी जो है वो 1 महीना चलेगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 30 डेज में। ये मानकर चलो कि 16 फरवरी तक मतलब यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, 15 जनवरी या 16 जनवरी तक स्टील कंप्लीट हो जाएगा, 15 फरवरी या 16 फरवरी तक आरसीसी यानी पूरा जो तुम लोग का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 15 फरवरी। और अगर मान लो कि इन केस हम थोड़ा सा बैक कर जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहता है या कुछ और काम भी आ गया, तो ये 1 सप्ताह और एक्सटेंड होगा, मैक्सिमम 18 से 20 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटेड होगा। आ रहा है इतना बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब अगर हम लोग जब आई सेक्शन की बात करते हैं तो आई सेक्शन का बेंडिंग स्ट्रेस भी होता है। जैसे एग्जाम्पल से तुम ये समझो कि एक मान लो बाबू यहाँ पे एक बीम है, बीम कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, एक बीम कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना बच्चा लोग, सब बढ़िया से समझना इस चीज़ को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो जब बीम कुछ ऐसा है और इसको जब हम बेंड करेंगे ना, हम इसको क्या करेंगे, बेंड करेंगे। जब बेंड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान से समझना, बातों को एकदम सुनते रहना, अदरवाइज फिसल जाओगे कब पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बढ़िया से चीज़ों को सुनते रहो, देखते रहो, समझते रहो, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। देखो ये कुछ ऐसे बेंड करेगा, बेंड कर गया, कुछ इस तरह से बेंड किया, तो ये ऊपर का फाइबर है वो अंदर की तरफ गया है, ये कुछ इस तरह से अंदर की तरफ चला गया है, आ गया बाबू समझ में। और यहाँ पे फाइबर है वो बाहर की तरफ निकला है। ठीक है, बाहर की तरफ निकला है। ठीक है, ये आरसीसी में भी बहुत डिटेल से तुम लोग पढ़ोगे, बार बार ये चीज़ आएगा, लेकिन अभी फिलहाल जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा, तो कोई भी मेंबर है जब आप उसको मोड़ोगे ना तो ऊपर में कंप्रेशन आता है, यानी यहाँ पे आप स्ट्रेन ऑब्जर्व कर पा रहे हो। स्ट्रेन यानी उसका लेंथ है वो घट गया है, पहले बीम का लेंथ ये हुआ करता था, इतना पहले बीम का ओरिजिनल लेंथ था, और अब जो लेंथ है वो घट गया है। दिस इज द फाइनल लेंथ, या लेंथ में ये रिडक्शन हो गया है। आ रहा बाबू यहाँ पे समझ में? तो यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हुआ है। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, जितना स्ट्रेन उतना ही स्ट्रेस, या जितना स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेन। इट इज बेटर टू से कि स्ट्रेन ज्यादा तो स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेन कम तो स्ट्रेस कम। स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है बाय द हुक्स लॉ। आप हुक्स लॉ को जानोगे तो वहां से, तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे इस तरह से बनाएं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को बनाए तो ये ओरिजिनल फेस को बता रहा है, ये ओरिजिनल फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब इसमें बेंडिंग हुआ तो ये फाइनल फेस को बता रहा है। यहाँ पे हम फाइनल फेस बना रहे हैं, ये फाइनल फेस है, यानी कुछ ऐसे बेंड कर गया, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस कम आएगा। आ रहा है समझ में? तो ये स्ट्रेस डायग्राम है। क्या है? स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस का डायग्राम है। यानी स्ट्रेस अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा
और यहां पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, और जहां पे सेंट्रॉइड है वहां पे स्ट्रेस मिनिमम होता है या कम होता है, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रेस कम है, स्ट्रेस ज्यादा होता है वो ऊपर में होता है। यानी अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेस, जो ज्यादा स्ट्रेस है, इट इज कैरिड बाय द फ्लेंज। स्ट्रेस जो है वो ज्यादा स्ट्रेस है वो फ्लेंज कैरी करेगा, कम स्ट्रेस है वो वेव कैरी करेगा। अरे इसको हम बोल रहे हैं वेव। वेव इज गोइंग टू बी कैरी लेस स्ट्रेस वेयर फ्लेंज इज गोइंग टू बी कैरी मोर स्ट्रेस, ठीक है। ये बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ये कौन सा डायग्राम है? बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। सिर्फ स्ट्रेस नहीं लिखोगे, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस ये डायग्राम है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है। ओके, अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये है वो रिप्रेजेंट करता है शियर स्ट्रेस डायग्राम को। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस डायग्राम। ये शियर स्ट्रेस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। सर शियर स्ट्रेस डायग्राम जब आप बनाओगे तो शियर का इक्वेशन होता है टॉ इक्वल टू भी शियर फोर्स गुने एरिया गुने बाई बार डिवाइडेड बाई आई डिवाइडेड बाई बी। जितना बी का वैल्यू कम होगा, विड्थ जितना कम होगा, स्ट्रेस उतना कम हो गया तो ज्यादा आएगा। जैसे ही बी का वैल्यू ज्यादा करोगे शियर का वैल्यू कम आएगा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस का जनरल इक्वेशन है, आप 4th सेमेस्टर में डिटेल में पढ़े होगे। तो यहां पे बी का वैल्यू कम है, तो जहां पे बी का वैल्यू कम रहता है वहां पे स्ट्रेस है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेस का वैल्यू कुछ इस तरह से होता है, और मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आपको सेंट्रॉइड पे मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शियर है वो कौन कैरी कर रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा शियर है वो वेव के द्वारा कैरी किया गया है। मैक्सिमम जब आप शियर को आप ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम शियर है वो कहां पे आ रहा है? मैक्सिमम शियर वेव पे आ रहा है। अरे हाँ कि ना? तो बोलोगे यस सर, मैक्सिमम शियर वेव पे आ रहा है। तो हम ऐसा बोले क्या कि आई सेक्शन का अगर शियर और बेंडिंग देखोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस इज गोइंग टू बी कैरिड बाय द फ्लेंज टॉप एंड बॉटम एंड शियर इज गोइंग टू बी कैरिड बाय द वेव। ज्यादा से ज्यादा शियर डेवलप होगा वेव में। हम क्या बोले? ज्यादा शियर डेवलप होगा वेव में, ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा फ्लेंज में। तो यहां पे देखो, ध्यान से अच्छे से समझना। अब ये डायग्राम पहले आप बना लो, पहले ये नोट में करके ऐसे आप एक डायग्राम बना लो। आप ऊपर नोट में लिख लेना ये चीज कि जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो नोट में जा रहा है, ठीक है। एक ये एसएससी जेईई में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है या पूछा जाता है, तो उसी चीज को यहां पे लिखवा दिए। देखो, अगर इस डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये क्या हो गया, उल्टा पुल्टा लिखा गया है। इसको हटा देते हैं, जरा सा इसको हटा देते हैं। देखो, अगर इस चीज को ऑब्जर्व करो कि बेस्ड ऑन एबव टू स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, अगर डायग्राम आप बना चुके हो उसके बाद देखना, पहले आप डायग्राम बना लो। अगर नहीं बनाया रे गधा तो पहले डायग्राम बना लो, पहले इस डायग्राम को अच्छे से बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायग्राम को बना लो पॉज करके, ठीक है। अब उसके बाद देखना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है अच्छे से समझना। बेस्ड ऑन एबव टू स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है उसके आधार पे इन द डिजाइन, जब हम लोग बच्चा डिजाइन करेंगे तब, जब हम लोग डिजाइन करेंगे तब इन द डिजाइन ऑफ बीम इट इज एज्यूम्ड। अरे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो लिखा हुआ है इट इज एज्यूम्ड, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये माना जाता है कि फ्लेंज जो है ऊपर वाला और नीचे वाला टेक इंटायर बेंडिंग मोमेंट, जो भी बेंडिंग मोमेंट या जो भी बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो टोटली टेकन या लिया जाएगा फ्लेंज के द्वारा। एंड वेव टेक्स इंटायर शियर फोर्स। बेंडिंग स्ट्रेस, यहां पे इट इज बेंडिंग मोमेंट से बेटर है कि यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस लिख लो। जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा सिग्मा होगा, दैट इज टोटली टोटल बेंडिंग स्ट्रेस इज टेकन बाय द फ्लेंज, वाइल जबकि वेव टेक्स इंटायर शियर फोर्स, और टोटल का टोटल शियर फोर्स है वो कौन लेगा? वेव लेगा। हम लोग ये मानकर डिजाइन करेंगे, ये एकदम अच्छे से याद करना, याद रख लो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में ये यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे कि क्या यूज करेंगे कि शियर जो होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? शियर लिया जाएगा वेव के द्वारा, शियर लिया जाएगा। ये जो है वेव है वो शियर को रोकेगा,
शियर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शियर किस में आ रहा है, तो वेब में आ रहा है। ये जो वेब है ना बच्चा, ये पूरा यहाँ ऐसे नहीं लाइटली नहीं लेगा, ये पूरा का पूरा, ये वाला ये पूरा चीज, दिस इज द होल। आप डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हो, तो हमको गंदा करने दो। दिस पोर्शन this portion is going to carry और this portion is going to resist the shear। ये पोर्शन shear को रोकेगा, shear यहाँ पे वेब। बेंडिंग को रोकने के लिए ऊपर वाला पूरा का पूरा जो है, ये पूरा जो है फ्लेंज है वो बेंडिंग को रोकेगा, ये पूरा। सर उसको आप ओवरलैप करा दिए, जी बिल्कुल ओवरलैप कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आईएस कोड यही बोलता है। आ रहा है इतना बात समझ में? तो ऊपर का पूरा फ्लेंज, नीचे का पूरा फ्लेंज वो बेंडिंग स्ट्रेस को रोकेगा, और ये पूरा का पूरा जो आपको ऊपर से नीचे तक ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये सब के सब वेब में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा कूद पड़ेगा शियर को रोकने के लिए, ये पूरा का पूरा कूद पड़ेगा शियर को रोकने के लिए। ये पूरा जो पोर्शन है वेब वाला, ये शियर को रोकेगा, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है फ्लेंज वाला, ये बेंडिंग स्ट्रेस को रोकेगा। चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग कुछ और नया चीज को सीखेंगे। आई होप कि यहां से आज के लेक्चर के बाद 4 लेक्चर और जाएगा और पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। 4 से ज्यादा बनाना पड़ा तो 6 या 7 बनेगा, लेकिन 16 जनवरी तक पूरा ये यूनिट 2 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।